हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर। आज हम चर्चा करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर। यह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी महाद्वीप और महासागरों की जो वर्तमान स्थिति है इसी से संदर्भ रखता है कि महाद्वीप और जो महासागर हैं ये पेंजिया से वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार से आए उसके बारे में जानकारी भी हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत मिलती है। और ये वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत ये माना गया है कि जो धरातल है वो विभिन्न टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है और उन टुकड़ों को ही हम प्लेट के नाम से जानते हैं। और उन प्लेटों के अंदर जो प्रवाह हो रहा है उसके कारण से ही धरातल पर विभिन्न प्रकार की विवर्तनिकी घटनाएं घटित हुई है, जिसके कारण से न केवल महाद्वीप और महासागर अपने वर्तमान स्वरूप में आए हैं बल्कि विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण भी हुआ है। वहीं उसके साथ साथ ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाएं भी इन्हीं के ऊपर आधारित है। अर्थात प्लेट के अंतर्गत जो मूवमेंट हुआ है उसी के बारे में हम इस सिद्धांत के अंतर्गत जानते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि ये जो प्लेट शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कनाडा के जो भूगर्भ शास्त्री थे टूजो विल्सन, उन्होंने 1965 में किया था। वहीं प्लेट टेक्टोनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मॉर्गन ने 1967 में किया था। सामान्य रूप में स्थलीय जो दृढ़ भूखंड है उन्हीं को ही हम प्लेट के रूप में जानते हैं। जैसा कि अगर हम बात कहें बच्चों के खेलने के लिए एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं पजल्स, जिसके अंतर्गत विभिन्न भाग अलग अलग होते हैं और जब हम उन विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं तो एक आकृति हमारे सामने नजर आ जाती है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी उसी प्रकार से चलती है कि धरातल जो है वो विभिन्न टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है और वो पहले पेंजिया के रूप में एक था और फिर उनके अंतर्गत प्रवाह जो हुआ है उसके कारण से ये वर्तमान स्वरूप में हमें विभिन्न महाद्वीप और महासागरों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो स्थलीय दृढ़ भूखंड हैं इन्हीं को ही प्लेट कहा जाता है और प्लेट की जो औसत मोटाई है ये 100 किलोमीटर मानी जाती है जिसके अंतर्गत अर्थात इसकी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत जो क्रस्ट है अर्थात जो भूपर्पटी है और जो मेंटल का ऊपर का भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाना था कि धरातलीय भाग को विभिन्न परतों के अंतर्गत जैसे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, और फिर मेंटल को भी दो भागों में अपर मेंटल और लोअर मेंटल और कोर को भी आउटर कोर और इनर कोर में बांटा है। तो जो प्लेट है वो क्रस्ट और अपर मेंटल को सम्मिलित करती है और इसकी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर मानी जाती है। जो प्लेटें हैं ये महाद्वीप और महासागरीय दोनों भागों को सम्मिलित करते हैं, इसलिए इन्हें या तो महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। इस पूरे भूपटल पर 6 तो बड़ी प्लेटें, कुछ विद्वान हालांकि इसे 7 मानते हैं, तो 6 बड़ी प्लेटें तथा 20 छोटी प्लेटों की उपस्थिति मानी गई है। तो जो बड़ी प्लेटें हैं उन बड़ी प्लेटों के अंतर्गत सबसे पहले आती है वो है भारतीय प्लेट, दूसरी आती है प्रशांत प्लेट, तीसरी है अफ्रीकी प्लेट, चौथी है यूरेशियन प्लेट, पांचवा है अंटार्कटिक प्लेट और छठा है अमेरिकी प्लेट। कुछ विद्वान अमेरिकी प्लेट को भी दो भागों में बांट देते हैं, उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो इस रूप में या तो हम 6 कहें या 7 कहें, लेकिन हम ये जाने कि मूल रूप से जो बड़ी प्लेटें हैं, मेजर जो प्लेटें हैं वो ये इस नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। वहीं इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जिनको कि अरेबियन प्लेट, कैरेबियन, स्कोशिया, नास्का, कोकोस, फिलीपींस, ऐसे विभिन्न 20 छोटी छोटी प्लेटें इसके अंतर्गत मानी गई है। इन प्लेटों के अंतर्गत जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, अभी हम मानचित्र के अंतर्गत भी इन प्लेटों की स्थिति जानेंगे, तो जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है जो पूरी तरह से सागरीय क्रस्ट की बनी हुई है। वहीं कोई भी जो प्लेट है वो पूरी तरह से महाद्वीपीय क्रस्ट की नहीं है, अर्थात प्रशांत महासागरीय प्लेट तो महासागरीय क्रस्ट की है, लेकिन और जो जितनी भी प्लेटें हैं, चाहे वो भारतीय प्लेट हो, अफ्रीकी प्लेट हो, यूरेशियन प्लेट हो, ये महाद्वीप और महासागर दोनों भागों को सम्मिलित करती हैं। वहीं ये जो प्लेट हैं वो एक दूसरे के संदर्भ में और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर गतिशील अवस्था के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पर इस मानचित्र के अंदर देखें कि ये जो विभिन्न प्लेटें हैं इनकी स्थिति इसके अंतर्गत बतलाई गई है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले
ये भाग हम देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा भाग अमेरिकन प्लेट के रूप में है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट के रूप में ये हम मान रहे हैं। वहीं इस भाग को यदि हम देखते हैं तो ये हमारा दक्षिण अमेरिकी प्लेट के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो दक्षिण अमेरिका है महाद्वीप, ये महाद्वीपीय भाग भी इसके अंतर्गत शामिल है, वहीं ये अंध महासागर का जो भाग है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है, अर्थात ये महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों भाग रखता है। उसी प्रकार अमेरिकी उत्तर अमेरिकी जो प्लेट है ये भी महाद्वीप और महासागरीय भाग दोनों सम्मिलित रखते हैं। इसी प्रकार ये जो अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट भी इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप को कवर करते हुए अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को भी सम्मिलित करती है। इसी प्रकार ये भारतीय प्लेट यहाँ पर विद्यमान है और ये यूरेशियन प्लेट यहाँ पर विद्यमान है। और इधर की तरफ हम बात करें तो नीचे की ओर ये जो अंटार्कटिक प्लेट है ये भी यहाँ पर विद्यमान है। वहीं उसके साथ साथ ये जो हम भाग देख रहे हैं, ये भाग पूरा का पूरा प्रशांत महासागरीय प्लेट अर्थात पैसिफिक प्लेट के रूप में जाना जाता है। तो ये भाग ही, केवल प्रशांत महासागरीय भाग ही हम देख रहे हैं कि ऐसा है जो कि सागरीय क्रस्ट का बना हुआ है। बाकी सभी प्लेटों के अंतर्गत महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों भाग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इनके बीच बीच में कुछ छोटे टुकड़े भी यहाँ पर विद्यमान हैं, जैसे कि ये नाज़का प्लेट जो कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट के पश्चिम की ओर है, वहीं स्कोशिया प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है। ये जो कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, इसके अलावा जैसे कोकोस प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है, तो ये कुछ छोटी छोटी और भी प्लेटें हैं जो कि यहाँ पर विद्यमान है और इन सभी के मिलन से ही पूरा धरातल हमारा बना हुआ है। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स में गति क्यों हो रही है इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम ये जाने कि चूंकि प्लेट जो है वो कम घनत्व की चट्टानों से निर्मित है, चूंकि प्लेट जो है वो सियाल की बनी हुई मानी गई है और सियाल का घनत्व सीमा से कम होने के कारण से जो प्लेट, उनके नीचे जो मेंटल की जो प्लास्टिक अवस्था है, प्लास्टिक फोम के अंतर्गत अर्थात जो एस्थेनोस्फीयर है, अर्धद्रव मंडल है, उसके जो मेंटल के अंतर्गत पाया जाता है, उसके ऊपर ये तैर रही है। चूंकि मेंटल का घनत्व ज्यादा है, क्रस्ट का घनत्व कम होने के कारण से ये क्रस्ट विभाग जो है वो मेंटल की सतह पर तैर रहा है। वहीं उसके साथ साथ जो आंतरिक भाग में ताप के कारण से जो संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं, अर्थात मैग्मा का जो निरंतर प्रवाह होता है, उसके कारण से भी प्लेटों के अंतर्गत खिसकाव उत्पन्न होता है। वहीं भूगर्भ में दबाव और रेडियो एक्टिविटी के कारण अधिक ताप उत्पन्न होता है, जिसके कारण संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसके की प्लेटों के अंतर्गत भी गति आती है। हम यहाँ पर एक बात ये जरूर जानें कि सभी प्लेटें एक दूसरे के संदर्भ में गति करती है। जब किसी प्लेट की दिशा और गति में परिवर्तन होता है तो दूसरी प्लेट में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि सभी प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक प्लेट में परिवर्तन होने पर दूसरी प्लेट में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। वहीं घूर्णन ध्रुव के पास जो प्लेट होती है, इनकी गति शून्य हो जाती है और जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं इनकी गति बढ़ती हुई चली जाती है। तो चूंकि जितनी भी विवर्तनिकी घटनाएं हैं वो सभी विवर्तनिकी घटनाएं प्लेटों के किनारों पर होती है, अर्थात इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहना चाहता है, वो ये समझाना चाहता है कि प्लेटों की आकृति, उनका प्रवाह और प्रवाह के कारण से जो उत्पन्न स्थलाकृतियां हैं उनका अध्ययन ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहलाता है। अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हम न केवल प्लेटों के बारे में जानकारी लेते हैं बल्कि उनके प्रवाह के बारे में और प्रवाह के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में भी हम इसके अंतर्गत जानकारी लेते हैं। तो चूंकि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सभी प्लेटों के किनारों पर ही घटित होती हैं, इसलिए हमें प्लेटों के किनारों के बारे में अलग से अध्ययन करना होता है। और सामान्यतः जो प्लेटों के किनारे हैं वो किनारे 3 पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं, यह आता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स अर्थात रचनात्मक किनारे। रचनात्मक किनारे उन किनारों को कहा जाता है जहां पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं। इसे अपसारी किनारा भी कहा जाता है। इससे पृथ्वी के नीचे जो भाग विद्यमान है, यहाँ पर ये जो भाग हम देख रहे हैं, यहां से क्या होता है, तरल मैग्मा जो है वो ऊपर की ओर निकलता है और ऊपर आकर के उसके ठोस होने से क्रस्ट का निर्माण होता है। इसीलिए चूंकि इसमें नई सतह का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट के नाम से जाना जाता है।
मध्य महासागरीय कटक जितने भी हैं, चाहे वो मध्य अटलांटिक कटक हो या प्रशांत महासागरीय कटक या हिंद महासागरीय कटक हैं, ये सभी रचनात्मक सीमांत के उदाहरण हैं। इन्हें हम स्प्रेडिंग साइट के रूप में भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर फैलाव हो रहा है। वहीं दूसरी जो किनारे होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, अर्थात विनाशकारी सीमांत। विनाशकारी सीमांत वह होते हैं जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, यानी कि ये एक दूसरे की ओर गति करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें अभिसरण अर्थात टकराव होता है। इसीलिए इन किनारों को हम, जहां पर ये टकराव होता है, उन किनारों को हम अभिसारी किनारा कहते हैं। टकराव के कारण से जो प्लेट अधिक घनत्व वाली होती है, वो अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे की ओर चली जाती है और गहराई पर पहुंचने के पश्चात ताप के प्रभाव से वो पिघल जाती है। तो ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम सबडक्शन जोन अर्थात प्रविष्टन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तीसरे जो किनारे होते हैं, उन किनारों को हम संरक्षी किनारे कहते हैं, जहां पर प्लेटें न एक दूसरे से न तो दूर जाती हैं, न एक दूसरे के निकट आती हैं, बल्कि ये एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाती हैं। इस प्रकार से ये इस ओर खिसक रही है तो ये इस ओर खिसक रही है। तो इसके कारण से न तो इसमें नवीन धरातल का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, लेकिन इनके कारण रूपांतर भ्रंशों का निर्माण होता है और ऐसे किनारों को हम पारवर्ती किनारों के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यहां पर यह जाना कि प्लेटों के तीन किनारे होते हैं, रचनात्मक किनारे, विनाशकारी किनारे और संरक्षी किनारे। रचनात्मक किनारे वो होते हैं जहां पर प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं। वहीं विनाशकारी किनारे वह होते हैं जहां पर प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती हैं और संरक्षी किनारे वो होते हैं जहां पर प्लेटें अगल बगल खिसक जाती हैं। इसमें न तो विनाश होता है और न ही रचना होती है। तो हम यहां पर इस डायग्राम के अंतर्गत भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जहां पर भी रचनात्मक किनारे पाए जाते हैं, जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, ये ए और बी जो भाग है ये रचनात्मक किनारों का उदाहरण है। तो यहां से आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर निकल करके आ रहा है और नई सतह का निर्माण हो रहा है, इसलिए इन्हें रचनात्मक कहते हैं। और यहाँ पर बी के संदर्भ में और ये सी जो है, इसमें बी जो है ये विनाशात्मक है, ये वाला भाग जो है ये इसका विनाशात्मक किनारे के रूप में जाना जाता है। ये सबडक्शन जोन है जहां पर आकर के इसका भाग जो है वो खत्म होता हुआ चला जाता है। तो इस रूप में हम यहां पर ये देखें कि जितना इधर नए भाग का निर्माण होता है उतना ही इस पुराने भाग का भी विनाश होता हुआ चला जाता है, इसलिए धरातल का जो क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट है। अब ये जो बात आती है प्लेट टेक्टोनिक, ये क्यों जन्मी है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग अर्थात समुद्र तल प्रसार परिकल्पना। ये जो समुद्र तल प्रसार परिकल्पना है, इसका प्रतिपादन हैरी हेस ने 1960 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार संवहन धाराओं और मध्य महासागरीय कटकों से मैग्मा ऊपर उठता है और वहां से दोनों किनारों पर फैलता है, अर्थात कटकों के सहारे तो समुद्र तल का प्रसार होता है और वहीं ट्रेंच के सहारे इसका विनाश होता है। यही कारण है कि कटक से दूर जाने पर चट्टानों की आयु जो है वो बढ़ती चली जाती है, अर्थात कटक के पास नवीन और कटक से दूर प्राचीन चट्टानें मिलती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भाग आ रहा है ये जो है रचनात्मक किनारों का उदाहरण है और यहाँ पर नई सतह का निर्माण हो रहा है। तो इसके यहाँ पर तो नई चट्टानें मिलती हैं और जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे चट्टानों की आयु बढ़ती चली जाती है और यहाँ पर ट्रेंच के सहारे इनका विनाश होता है। अब ये जो तथ्य है ये प्रमाणित किस रूप में हुआ है कि जो महाद्वीपीय प्रवाह है, मध्य महासागरीय कटक के निकट जो भूकंप आते हैं उनके कारण, वहीं कटक पर किसी भी प्रकार के हमें तलछट नहीं मिले हैं, वहीं मध्य अटलांटिक कटक पर विभिन्न ज्वालामुखी द्वीपों का पाया जाना और समुद्र तल पर 20 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी चट्टानों की अनुपस्थिति से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सामान्यतः समुद्र तल के अंतर्गत प्रसार हो रहा है। और जब ये प्रसार हो रहा है तभी ये सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के रूप में भी जाना गया है। तो हमने आज यहाँ पर इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जाना, वहीं प्लेटों के किनारों के बारे में बात की और उसके साथ साथ हमने समुद्र तल प्रसार परिकल्पना के बारे में भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। तो हम इसी से जुड़े हुए अन्य विषय पर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।